हम लोग देखेंगे कि जो आज का लेक्चर में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पिछले के लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस तक देख लिए थे, तो उसमें टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे। तो चलिए हम उसको अच्छा से स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है कि जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटेड होता है रेजिस्टेंस से, किसी भी मेटालिक कंडक्टर का या एक सबस्टांस का ये रिलेटेड होता है आपका रेजिस्टेंस है टेम्परेचर। तो ये किस तरह से रिलेटेड होता है तो वो चीज़ हम लोग जान लें कि मान लीजिए एक हम मेटालिक कंडक्टर ले लिए हैं, ये एक मेटालिक कंडक्टर है। अब इसमें इनिशियल कंडीशन में कोई टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और रेजिस्टेंस इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा इनिशियल R0 होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर को हीट किए, मतलब यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका लेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। लेंथ बढ़ने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा वो RT हो जाएगा, कितना 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट अब किस तरह से रिलेटेड है, ये जो बताता है हमारा कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डेल्टा R, यानी कि RT माइनस R0, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस का। कहने का मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, ये बताता है। और अब ये भी बताता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब 0 से हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, चेंज इन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, मैंने मतलब ये T डिग्री सेल्सियस हो गया, T हो गया, यानी चेंज इन टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड कर रहा है, ये हमारा बता रहा है। तो अब क्या हुआ, ये इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, टू द इनिशियल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये एक बेसिक रूल है, ये इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। और ये जो टेम्परेचर है और जो रेजिस्टेंस का कंडक्टर का उसका नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये रिलेशन है, मान लीजिए ये रिलेशन में प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस R0, तो ये जो अल्फ़ा आएगा, ये अल्फ़ा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। तो अब इसे ये रिलेशन हमारा है, अब इसे हमको डिफाइन करना रहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए डिफाइन करने के लिए हम लोग इसको आइडियल कंडीशन मानना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग 1 ओम मान लेना होगा, ठीक है, और टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस मान लेना होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब देखिए इसको 1 डिग्री सेल्सियस मान लिए हैं, इसको भी 1 मान लिए हैं, तो अल्फ़ा बराबर डेल्टा R होगा, ठीक है, यानी कि RT माइनस R0 होगा। यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या एक रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, ठीक है। कब, जब हम लोग इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम लिए हैं और पर डिग्री सेल्सियस यूनिटी लिए हैं, तब ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस है। यानी कि अभी ये आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस बराबर एक रिलेशन हम लोग निकालते हैं, RT माइनस R0 इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फ़ा T, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस टेम्परेचर और टेम्परेचर ले लेते हैं। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, तो क्रॉस गुना करने से हमें ये मिलता है कि RT माइनस R0 अल्फ़ा T R0। अब ये R0 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, R0 प्लस में हो जाएगा, फटी R0। अब ये दोनों से ये कॉमन आ रहा है, इधर बचा रहा है RT, इधर कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा 1 प्लस अल्फ़ा T और ये हो गया RT। ये हमारा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी ये यूज होता है। ये फार्मूला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि काफ़ी यूज होता है। ये तो हमारा कि चलिए 3 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे एक कंडक्टर का। अगर 2 कंडक्टर रहे और दोनों का अलग अलग, या आप इसको इस तरह से सिंपली बोल सकते हैं कि R2 टेम्परेचर रेजिस्टेंस इक्वल टू R1
1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये रिलेशन भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कुछ अब टेम्परेरी रेजिस्टेंस के बारे में तो समझ गए, अब हम लोग वोल्टेज के बारे में समझते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला चीज़ है, आगे भी यूज होगा टर्मिनल वोल्टेज। तो ये जान लीजिए कि टर्मिनल वोल्टेज होते क्या है, कि आप कोई भी सोर्स है, इलेक्ट्रिकल का जो सोर्स है, कहने का मतलब जनरेटर हो गया या बैटरी हो गया, ठीक है, तो उसमें हमारा करंट जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, इसके अंदर में बैटरी के या जनरेटर के अंदर। तो जो करंट फ्लो हो रहा है तो इसको करंट को ले जाने का जो काम कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग कह रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ये रहा, ये नेगेटिव रहा, तो ये बैटरी है आपका। बैटरी के अंदर में नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए जितना वर्क हो रहा है, यही वर्क हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। जनरेटर के केस में भी यही चीज़ होती है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि द करेंट आई फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल inside the electricity source are known as टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब ये जो होता है इसका हमारा जो रेजिस्टेंस मतलब फॉर्मूला होता है वो टर्मिनल वोल्टेज। अगर कोई भी सोर्स के हम एक्रोस में निकालना चाहें तो टर्मिनल वोल्टेज किसी सोर्स के एक्रोस में निकाल रहे हैं तो जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो उसका, और जितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हो सर्किट में आईआर, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है। यानी कि जो किसी सोर्स के हम एक्रोस में टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हैं तो जो सोर्स में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और उस सर्किट में जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी पावर जितने ड्रॉप हो रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसको हम लोग हटा देंगे तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकलता है। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या होता है अब हम लोग को देखेंगे कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है कि यही सर्किट है, ठीक है, यही सर्किट आप देख रहे हैं, तो सर्किट में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है यही पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये सर्किट पूरी तरह से क्लोज होनी चाहिए, ओपन सर्किट नहीं होनी चाहिए, क्लोज सर्किट होनी चाहिए। कहने का मतलब हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज था वो बैटरी के इनसाइड में था, लेकिन जो ईएमएफ होगा वो बैटरी के आउटसाइड में, मतलब कि तार से जितने भी करंट फ्लो हो रहे हैं ये हमारे ईएमएफ कहलाएंगे। यानी कि क्या है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस यही है जो जनरेटेड किया जाता है बाय अ सोर्स, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कि प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट आर नाउन एज ईएमएफ। ईएमएफ अब समझ गए, ईएमएफ में समझ गए। अब बात आता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो मैं बताता हूँ कि ये जो सर्किट है आपका, तो